अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 31 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, लेकिन बार बार हर शख्स का ये सवाल है कि वो 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट टेकअप कैसे कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बगैर 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद किए फुल कोर्ट बिठाकर उस मुकदमे की समाअत करनी चाहिए, या फिर आईनी बेंच उस मुकदमे की समाअत करेगा? लेकिन उस सूरत में तो आईनी बेंच तरमीम अगर कलअदम होती है तो खत्म हो सकता है। तो ये फंडामेंटल सवाल है और आज इस किस्म के सवाल के जवाब के लिए सिंध हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा है और अब ये लगता है कि सिंध हाई कोर्ट से निकलने वाली मिसाल शायद सुप्रीम कोर्ट में भी कारगर साबित हो सकती है। सिंध हाई कोर्ट में ये मामला क्या था, कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता बन सकता है, हम इसको क्विकली डिस्कस करते हैं इस व्लॉग के अंदर। तो सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के लिए दो दरख्वास्तें गई जो कि वकला ही की जानिब से थी और उसमें बल्कि उसमें जो दरख्वास्त गुजार है उनके वकला ने अदालत के सामने ये मामला रखा कि वो 26वीं आईनी तरमीम की बिलखसूस अदलिया से मुतालिक मामलात को चैलेंज कर रहे हैं और उस पर अब सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल यानी सरकारी लॉ अफसरान से जवाब मांगा है। सिंध हाई कोर्ट का जो दो सफाती ये जो एक फैसला है, ये कैसे एक बहरान की जानिब निशानदेही करता है, कैसे 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो मौजूद खामी है उसकी तरफ निशानदेही करता है, इससे मुतालिक हम बात करते हैं। यूं तो आर्टिकल 239 बिल्कुल वाजे है कि जब भी कोई आईनी तरमीम होगी उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा अनटिल और अनलेस वो किसी एग्जिस्टिंग कानून से या आइन के किसी तरीकेकार से या फिर जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनसे मुतसादिम ना हो। तो सिंध हाई कोर्ट में ये जो दरख्वास्त दायर हुई, इस दरख्वास्त के अंदर ये प्ली ली गई कि क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का तनाजुर है, अदालत उसको देखे। अदालत ने इस दरख्वास्त को टेकअप किया। अब यहाँ पर एक चीज जो हम सबको समझनी चाहिए वो ये है कि अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि क्या अदालतें इसको टेकअप भी कर सकती हैं, तो सिंध हाई कोर्ट ने तो इसको टेकअप कर लिया। तो इससे ये समझ में आती है कि अदालतों का दायरा इख्तियार जरूर आपने महदूद कर दिया, उसको आपने बदल दिया, लेकिन अदालतें उसको अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने का अभी भी एक जवाज रखती हैं, इख्तियार रखती हैं और यही सिंध हाई कोर्ट ने प्रूफ किया है। मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या है। सिंध हाई कोर्ट इस दो सफाती जो ऑर्डर है, बेसिकली अभी तो ये फैसला नहीं है आज की समाअत का, उस ऑर्डर में वो ये कहती है, ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं और जाहिर है कि जब आईनी दरख्वास्तें आया करती हैं यानी आर्टिकल 199 के तहत आई होंगी दरख्वास्तें, तो उनको अब आर्टिकल 202A जो कि आईने पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम करके शामिल किया गया है, जिसके तहत हाई कोर्ट की सतह पर भी आईनी बेंचेस होने चाहिए और वही आईनी दरख्वास्तों को सुने। 3 रुकनी आईनी बेंचेस बेसिकली हाई कोर्ट की सतह पर तजवीज किए गए हैं इस आईनी तरमीम के अंदर, लेकिन वो मशरूत तजवीज है, वो कोई लाजिम तजवीज नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह। तो अब जो ये सिंध हाई कोर्ट में दो आईनी दरख्वास्तें आई, इनको सिंध हाई कोर्ट ने टेकअप किया। इन पर सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर शीट जारी की है उसमें ये कहा गया है कि जो ये दरख्वास्तें ये हमारे सामने आई, यानी ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त टेकअप की और उन्होंने कहा कि ये दो दरख्वास्तें जो कि आईनी दरख्वास्तें थी, ये हमारे सामने आई, जिनमें 26वीं आईनी तरमीम को जो कि आईने पाकिस्तान में की गई वो चैलेंज किया गया था और इसके अंदर कुछ जो आर्टिकल्स हैं उनको चैलेंज किया गया, जो कि जो मुकन्निना है उसकी नीयत से मुतालिक है कि मुकन्निना ने इस वक्त में ये तरमीम क्यों की। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमें ये मालूम है और हम इस बात को बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज नहीं कर रहे कि कोई भी जो तरमीम है उसको अब अगर चैलेंज होना है तो उसको आईनी बेंच के सामने होना है। लेकिन अदालत कहती है हाउएवर हमारे जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, हमारे जो अदबी या जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनको ये बात मालूम होगी कि जब भी हम अपना कोई आर्टिकल ड्राफ्ट करते हैं, कोई प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं, तो उसके अंदर जहाँ हाउएवर का लफ्ज आ जाए ना किसी टीचर का या किसी के एक्सप्लेनेशन में या आपके किसी एग्जामिनर का हाउएवर का लफ्ज आ जाए, तो हर शख्स के लिए वो डरने वाली बात होती है। तो ये बिल्कुल वही बात है कि हाई कोर्ट एक्सप्लेन कर रही है कि हम मानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के जो चैलेंजेस हैं उनको जाना चाहिए, यानी जो मुकदमात आए उनको जाना चाहिए आईनी बेंचेस के सामने। लेकिन यहां से बात शुरू होती है हाउएवर से कि जो अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया उसके तहत ये सजेस्ट किया गया है कि आर्टिकल 202(1) जो कि शामिल किया गया, जैसे आर्टिकल 191A शामिल किया गया है ना, वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट की सतह पर आईनी बेंच का है वैसे ही हाई कोर्ट के लिए भी किया गया है। तो वो कहते हैं कि हमें ये मालूम है कि जो आर्टिकल 202A है इसके तहत आईनी बेंचेस का कयाम होना है और वो जो ये कयाम होना है सूबाई सतह पर, ये तब होना है जब सूबाई असेंबलियां एक करारदाद मंजूर करें जो ये आईनी बेंचेस के कयाम की, तो उसके बाद आईनी बेंचेस बनेंगे। और वो कहते हैं कि जब अभी आईनी
बेंचेस के लिए करारदाद ही पास नहीं हुई है, तो फिर जो ये जुरिस्डिक्शन है उसमें, यानी वो ये कह रहे हैं कि हम अपना दायरा इख्तियार इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी आईनी बेंचेस के कयाम के लिए सूबाई सतह पर कोई प्रोसेस ही इनिशिएट नहीं हुआ। यानी आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सतह पर कम से कम ये प्रोसेस इनिशिएट जरूर हुआ है तरीकेकार के। अभी जाहिर है, देखें, हमने देखा कि पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम जाना शुरू हो गए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो ये कहते हैं कि अभी क्योंकि अभी ये पूरे के पूरा जो एक्सरसाइज है इसको सूबाई सतह पर शुरू ही नहीं किया गया, ना सूबाई असेंबली में यानी सिंध असेंबली में कोई करारदाद पेश हुई कि सिंध के अंदर आईनी बेंचेस का कयाम किया जाए सिंध हाई कोर्ट में। तो इसलिए जो हमारा पुराना दायरा इख्तियार था हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बगैर जो तरमीम से पहले का दायरा इख्तियार था 199 के तहत, यानी कोई भी बेंच उस मुकदमे को सुन सकता था। तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी का ये फैसला है। वो ये कहते हैं कि हमें मालूम है कि आर्टिकल 2395 और 2396 यानी जिसके तहत आईनी तरमीम होती है, आपको पता है 2/3 मेजोरिटी का मेंशन है, आईनी तरमीम का तरीकेकार आर्टिकल 239 जो कि आईने पाकिस्तान का है उसकी शिक 5 और 6 में दर्ज है। तो वो ये कहते हैं कि वो बेशक इस अदालत की जो दायरा इख्तियार है उसको महदूद करता है, लेकिन ये भी जो है वो यहाँ पर उसी के अंदर दर्ज है आर्टिकल 239 की शिक 5 और 6 में कि अगर कोई आईनी तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक जो कि आईने पाकिस्तान के पहले चैप्टर के अंदर मौजूद हैं 8 से लेकर 25 तक, उनको वॉयलेट करता होगा तो फिर अदालती इख्तियारात उजागर हो सकता है। और फिर वो ये कहते हैं कि हमारे सामने जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने ये भी हमारे सामने अपना मुद्दा रखा कि ये बेशक ये बात नहीं हो रही कि एग्जेक्टिव का इख्तियार कानून साजी का है या नहीं। वो कहते हैं कि दरख्वास्त गुजारों ने हमारे सामने ये मामला रखा कि क्या एग्जेक्टिव या लेजिस्लेटर यानी मुकन्निना या इंतजामिया अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदलिया की आज़ादी को सल्ब कर सकती है या उसको कर्टेल कर सकती है या नहीं। यही वो सवाल है जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हम और आप पहले दिन से कर रहे हैं। और उसके बाद वो जज साहब ये लिखते हैं कि उनके सामने ये भी कहा गया कि जो अदलिया की आज़ादी है उसको जब कंप्रोमाइज किया गया, उस पर जब कदगन लगाई गई, तो उससे ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल 10A है जिससे फेयर ट्रायल का हक हर शहरी को हासिल है वो मुतासिर होगा। जाहिर है शहरी का फेयर ट्रायल तभी उसको मिलेगा ना जब अदलिया आज़ाद होगी। तो जब अदलिया आज़ाद नहीं है, अदलिया हुकूमत के अंडर है, तो फिर शहरी का तो फंडामेंटल राइट गया। अब यहाँ से जहाँ फंडामेंटल राइट की इन्वेजन की बात आएगी उसके अंदर उसको सल्ब करने की, यानी मेरा जो फेयर ट्रायल का हक है या आपका फेयर ट्रायल का हक है, जब वो मुतासिर होगा तो उसके बाद अदलिया का वो दायरा इख्तियार शुरू होता है। तो फिर सिंध हाई कोर्ट ये लिखता है कि हमारे जो आइन का प्रियम्बल है वो भी ये कहता है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक हमारे आईने पाकिस्तान में दर्ज हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ करना अदालतों का काम है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस तरह से अदालत का दायरा इख्तियार आईनी तरमीम पर महदूद नहीं रहता। और फिर वो इसी में 21वीं आईनी तरमीम के केस का हवाला देते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के केस का, कि उसके अंदर दर्ज है कि अगर आर्टिकल 2395 और 2396 के तहत आईने पाकिस्तान के कहीं पर बुनियादी इंसानी हकूक को ठेस पहुंच रही हो तो अदालतें हरकत में आ सकती हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जो हमारे सामने पॉइंट्स रेस किए गए कि कैसे अदलिया की आज़ादी से लेकर बुनियादी इंसानी हकूक तक ये आईने पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम इंट्रूजन कर रही है, तो वहां पर वो कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए। उसके लिए वो अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर रहे हैं, ऑर्डर 27A का। और उसके अलावा उन्होंने एडवोकेट जनरल सिंध को भी 2 हफ्ते में नोटिस करके जवाब मांगा है। अब ये तो हो गई सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई, जो कि मैं समझती हूँ कि किसी भी हाई कोर्ट में जितना खौफ इस मुल्क में फैलाया गया है, जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम की गई, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के दौरान सब अदालतों को खामोश रखा गया और उसके बाद अब अदालतें अगर जाग रही हैं और वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने पर प्रॉपर रीजनिंग मांग रही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक पॉजिटिव साइन समझा जाना चाहिए। और अब हम सबको ये सोचना है और समझना है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए इसमें सबक कैसे है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने की दरख्वास्तें आई तो हर शख्स हुकूमत को बशमूल ये बात करने लगे कि अब तो आईनी बेंच सुनेगा। तो यहाँ पर हम बार बार ये बात करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया के बुनियादी स्ट्रक्चर को इस तरह से बदल रही है बगैर अदलिया को एतमाद में लिए कि अगर 26वीं आईनी तरमीम ने चैलेंज होना है तो फिर वो कहाँ जाएगी। बहुत बड़ा सवाल है ना। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के
17 के 17 जजेस फुल कोर्ट में बैठकर सुन सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि वो आईनी बेंच में नहीं है। अब इसके लिए बहुत से लोग ये हल देते हैं, बहुत से वकला का ये ख्याल है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को ये चाहिए कि वो कमेटी के साथ ही बैठे और उनको एक मरतबा इन 26वीं आईनी तरमीम के आईनी या गैर आईनी होने से मुतालिक जो मुद्दा है उसको सॉल्व करने दें। और उसके बाद जो 26वीं आईनी तरमीम है, अगर सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट समझती है, अदलिया ये समझती है कि वो नहीं है उनकी आज़ादी पर हमला बल्कि पार्लियामान का इख्तियार है, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम का निफाज होना चाहिए। और अगर वो समझते हैं कि नहीं, इसकी चंद शिक्के मुतसादिम है अदलिया की आज़ादी के साथ, तो फिर उन शिक्कों को उड़ जाना चाहिए और उसका निफाज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक मसला है, हुकूमत ये कहती है कि भाई हमारा इख्तियार है, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, उनको अदालती शहीद अपने आप को करार देने का बड़ा शौक है। वो बार बार ये बात कहते हैं, मैं रिपीटेडली ये बात कर रही हूँ कि वो बार बार ये बात कहते हैं कि अदलिया ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, अदलिया ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया, अदलिया ने यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज दिया, अदलिया ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दिया, और फिर अदलिया ने नवाज शरीफ को भी घर भेजा, अदलिया ने ही इमरान खान को भी घर भेजा। ये वो जिक्र नहीं करते, इसको वो अपनी जीत मानते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि वो अदलिया कहाँ से ऑपरेट हो रही थी। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के सजा देने वाले जजेस खुद कहते हैं कि भाई उस वक्त जनरल ज़िया का जोर था। फिर खुद नवाज शरीफ को घर भेजने वाले कहते हैं जनरल बाजवा, जनरल फैज का मसला था। खुद यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजने वाले बताते हैं कि उस वक्त के जो ISI के चीफ थे या उस वक्त के जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी वो नहीं चाहती थी। तो मसला ये है कि अगर चलो फौजी इस्टेब्लिशमेंट का भी मसला नहीं था, उस वक्त वो हुकूमत में भी थे, तो हमेशा एक डिक्टेटर ने आपकी अदालत को बैक किया। आज जब आपकी अदलिया उन्हीं डिक्टेटर्स के खिलाफ, उसी मदाखलत के खिलाफ खड़ी हुई, तो आपने उस अदलिया के हाथ पैर उन्हीं डिक्टेटर्स के, उन्हीं फौजी इस्टेब्लिशमेंट के, माजरत के साथ डिक्टेटरशिप ही है मुल्क के अंदर, अगर किसी को बुरा लगे कि हम डिक्टेटर्स क्यों कहते हैं, उन्हीं के कहने पे उसी आमिराना जोर पर अदलिया के इख्तियारात खत्म कर दिए। तो आपका जो ये दोहरा मेयार है, इसका क्या किया जाए? अदलिया को आप इतना मुतनाज़ बना रहे हैं कि एक एक जज का नाम आप टीवी पर बैठ के ले रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को सुपरसीड किया, वजह नहीं बताई। वजह बताते हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच में शामिल हो जाएंगे तो वो मुतनाज़ हैं, और जस्टिस याया अफरीदी हो गए तो वो मुतनाज़ हो जाएंगे। तो हजूर आप लोग जजेस के नाम लेना बंद कर दीजिए, तो फिर वो मुतनाज़ नहीं होंगे। आपने एक चीफ जस्टिस के जोरे बाजू पे पूरा टाइम अदालत चला दी। तो ये सारे मसले हैं। लेकिन आज का जो सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला है जो मैंने आपके सामने पेश किया, उस फैसले के अंदर ये बाकायदा एक एग्जाम्पल है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि अभी आईनी बेंच नहीं बना, और अगर बन भी गया तो उससे पहले आप हुकूमत से बतौर अदलिया ये डिमांड कीजिए कि हजूर हमें पहले बता दें कि ये जो आईनी बेंचेस का कयाम है ये आईनी तरीके से हो रहा है, इसमें किसी आम शख्स का, मेरा, आपका फेयर ट्रायल का हक तो नहीं महरूम हो रहा। इसमें बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर मैं हुकूमत के खिलाफ आज कोई दरख्वास्त लेकर जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि हुकूमत ने ये 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त तरीके से नहीं की, तो क्या मेरे मुकदमे पे उसी हुकूमत को जिसके खिलाफ मैं दरख्वास्त लेकर जा रही हूँ बेंच बनाने का इख्तियार होना चाहिए? ये वो सवाल है फंडामेंटली जो हर पाकिस्तानी के जहन में इस वक्त है। उसका हल सिंध हाई कोर्ट अपने इस फैसले में दे रहा है कि अदालतों का इख्तियार बुनियादी इंसानी हकूक पर खत्म नहीं होता, और यही वो वाहिद पॉइंट है जिसकी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। बलूचिस्तान बार की दरख्वास्त है, इस्लामाबाद पाकिस्तान बार के 6 मेंबरान की दरख्वास्त है, तो और उसके अलावा दीगर वकला की प्राइवेट दरख्वास्तें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन आईनी तरामीम को अगर यकजा हो जाए तो देख सकती है, लेकिन देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या उसी सूरत हाल में चलेगी, रावी चैन ही लिखेगा, जस्टिस याया अफरीदी उन्हीं की मंशा पर चलेंगे, या अपनी अदलिया के साथ खड़े होकर एक बाकायदा लकीर खींचेंगे जिसका जिक्र जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया और फिर उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। तो देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। इस मुल्क में बहुत से कवानीन बनाकर अदलिया को या दीगर इदारों को मैनेज करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन उससे तबाही आई, लेकिन बाद में गलतियों का एतराफ कर लिया जाता है। तो अब देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी एक मातहत अदालत से, मातहत तो नहीं है बल्कि आज़ाद एक अदालत है लेकिन उनसे निचली अदालत है, उसके फैसले से सबक हासिल करती है, या फिर हुकूमत का इंतजार करती है कि वो मजीद खिलवाड़ कर ले आईने पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद वो अपनी अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे। और ये जो पूरा मैंने आपको बताया कि यहाँ हुकूमत के इख्तियार का मसला नहीं है, मसला जिनकी मदाखलत का है, उसको केटर करने को कोई तैयार नहीं है, ना ये हुकूमत ना ही दीगर हुकूमत के साथ जुड़े इत्तेहादी। तो फिर ये देखना है कि क्या निज़ाम इसी तरह से चलेगा, या मजीद अदलिया को भी अपने मातहत करके मुल्क में बची कुची जमहूरियत को भी कूड़ेदान में फेंका जाएगा। आगे आने वाले दिन काफी डिसाइसिव साबित होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।